जब 11th से 12th में आते हैं तो ऐसा लगता है हे भगवान केमिस्ट्री किसने पढ़ाई, बड़ी आफत है, समझ में नहीं आ रही, है ना। और ऐसा लगता है पता नहीं समझ में आएगी भी नहीं आएगी, लेकिन ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सिस्टमेटिक मेहनत करनी पड़ेगी तो सब आ जाएगा, और थोड़ा बेसिक्स क्लियर रखेंगे पड़ेंगे तब जाके आएगा। तो पहले तो समझना पड़ता है कि यार केमिस्ट्री है क्या, है ना। तो आप देखते हैं कि जैसे आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ क्यों रहे हैं आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि यार लाइफ सेटल हो जाए, थोड़ा सा पैसा ऐसा आ जाए थोड़ा बहुत, है ना, और हम मेहनत करें और अपना एक सेटलमेंट हो जाए। तो वैसे ही केमिस्ट्री का भी है कि भैया वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना स्टेबिलिटी, जो आपको पता है कि ऑक्टेट रूल होता है, तो स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करती है केमिस्ट्री। तो बहुत सारी चीजें तो उसी पे डिपेंड करती हैं। फिर दूसरा, मान लीजिए कि आपका नौकरी लग गई, अच्छा पैसा आ गया, ठीक ठाक हो गया, आप लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। अगर आपके पास एक गाड़ी है तो आप सोचते हैं कि यार दूसरी गाड़ी ले लूं, उससे बेटर ले लूं। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं बेटर हो अपने पास। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए कि H2O का एक मॉलिक्यूल है और उसकी स्टेबिलिटी पूरी हो गई है, उसका ऑक्टेट पूरा हो गया है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या करता है, वो फिर भी रिएक्शन करता है। अरे क्यों करता है रिएक्शन भैया? इसलिए रिएक्शन करता है कि बेटर की तलाश में, यार इससे बेटर ऑप्शन मिल जाए तो क्या पता कुछ और, है ना। तो उसको रिप्लेसमेंट हो जाता है, बेटर ऑप्शन मिला तो रिप्लेसमेंट या स्टेबिलिटी, ये दो तीन चीजें ऐसी हैं सारी केमिस्ट्री में। आप देखोगे पूरी रिएक्शन का बेस ही वही है। या तो मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी ले रहा होगा, या बेटर की तलाश में, बेटर आया तो दूसरे को रिप्लेस कर दिया। और जैसे आपके बनने में लाइफ में बहुत सारी कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशन जिम्मेदार होती है, पारिवारिक माहौल या इधर उधर की चीजें, जो आपका घर का माहौल, सब कुछ जिम्मेदार होता है आपका एक करियर बनने में। तो वैसे ही आप समझिए कि एनवायरमेंटल कंडीशन जब हम देते हैं तो रिएक्शन क्या होगी, वो भी उस पर डिपेंड करता है। मतलब अल्टीमेटली जो हमारा लाइफ है ना, वो भी केमिस्ट्री है एक तरीके से। केमिस्ट्री में हमें लगता है यार पता नहीं क्या रिएक्शन रखनी पड़ेगी, अरे नहीं, स्टेबिलिटी देखनी है, स्टेबिलिटी देखनी है, बेटर देखना है, कंडीशन कौन सी होंगी, बस वही केमिस्ट्री है। हमें बेसिक्स देखने होते हैं बस, और कुछ नहीं, है ना। कुछ बेसिक चीजें जैसे पीरियडिक प्रॉपर्टीज हैं, पीरियडिक टेबल की प्रॉपर्टीज, थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन, उसको आपको अच्छे से पढ़ना होता है। थोड़ा आपका मोलर मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको अच्छे से पढ़िए तो केमिस्ट्री आराम से समझ में आती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बर्डन लेके नहीं पढ़ना है, बर्डन लेके पढ़ेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है। अब जैसे 11 12 के कोर्स अब थोड़ा सा चेंजेस हो गए, अलग अलग बोर्ड्स में क्वेश्चन के पैटर्न डिफरेंट आ रहे हैं। तो आज हम देखते हैं कि 12th का जो चैप्टर है आपका सॉल्यूशन, उसका एक तरीके से उसमें पढ़ना क्या है हमने। ठीक है, 12th के चैप्टर की बात चल रही है, आज फर्स्ट चैप्टर जो सॉल्यूशन है, तो उस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, उसके अंदर है क्या क्या, कंटेंट क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि जो सॉल्यूशन चैप्टर है, पहले आपको पता नहीं था, सॉल्यूशन पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन इज एक्चुअली, सॉल्यूशन जो है वो विलयन जिसे हम कहते हैं, वो विलेय प्लस विलायक, दो चीजों से मिलके बनता है आपका सॉल्यूशन, एक विलयन। ठीक है, अब वो सॉल्यूट या सॉल्वेंट दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ज्यादातर हम क्या करते हैं हमारे कोर्स में जो है, यहाँ 12th के कोर्स में बाइनरी सॉल्यूशन का, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है द्विअंगी विलयन, जिसमें दो घटक हो। ठीक है, दो के बारे में स्टडी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भैया दो के बारे में स्टडी? मान लीजिए आपने घर में नींबू पानी बनाया, तो नींबू पानी में नींबू भी डालते हो, पानी भी डालते हो, चीनी भी डालते हो, और कभी-कभी नमक भी डाल देते हैं। वो भी तो सॉल्यूशन है यार। बट अगर हम उसमें चारों का एक साथ स्टडी करने की कोशिश करेंगे, यार नमक डालने से क्या इफेक्ट पड़ा, नींबू डालने से क्या इफेक्ट पड़ा, पानी से कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो सब एक साथ करना थोड़ा टफ हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ हम लेते हैं ज्यादातर बाइनरी सॉल्यूशन। क्यों? ताकि दो ही कंपोनेंट हो, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तो भैया सॉल्यूट कितना डाला सॉल्वेंट में, ठीक है, उससे आपका पता लग जाता है कि उसके मोलर मास से प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आएगा। क्योंकि अगर हम बहुत सारी चीजें एक साथ लेंगे तो स्टडी करना टफ हो जाएगा। इसलिए 12th के कोर्स में है आपका बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब एक विलेय और एक विलायक मिलाया तो क्या बन गया, विलयन। तो पहले हमें पता होना चाहिए यार विलेय क्या होता है, ठीक है, विलायक क्या होता है, ये इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या है, हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई, अब हम कहते हैं यार सॉल्यूशन कितने टाइप्स का है छोटी क्लास में। कोई कहता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सांद्र विलयन, कोई कहता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन, ठीक है, कोई कहता है आपका कोलाइडियल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयन, ठीक है, कोई कहता है होमोजेनियस सॉल्यूशन, कोई कहता है हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन, कोई कहता है सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन। अरे कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं भैया। ठीक है, तो ये चीज कहलाती है सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन, कि सॉल्यूशन को किस टाइप से क्लासिफाई किया गया है और उसका बेस क्या है, आधार क्या है। कोई भी वर्गीकरण, चाहे बायो हो चाहे केमिस्ट्री हो, वर्गीकरण का आधार होता है कि आप उसको किन प्रॉपर्टीज के बेस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि भैया आप फिजिकल स्टेट, ठीक है, उसकी भौतिक अवस्था क्या है, सॉल्यूशन में जो विलेय विलायक मिलाया उसकी फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था क्या है, ठोस है, द्रव है, गैस है। तो आपको पता है जो
पदार्थ है, मैटर है, वो 3 स्टेज में नॉर्मली एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अगर विलेय और विलायक दोनों 3-3 स्टेज में होंगे तो लगभग 9 टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। भौतिक अवस्था के आधार पर लगभग 9 प्रकार के विलेय मिल जाते हैं। अब कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन है संगठन। संगठन मतलब आपने छोटी क्लास में पढ़ा था होमोजीनस, हेटेरोजीनस, समांगी, विषमांगी। मतलब अगर संगठन समान है तो हम कहते हैं समांगी, संगठन समान नहीं है तो हम कहते हैं विषमांगी। तो ये किसका बेस है? कंपोजिशन का बेस है। थर्ड क्या आया? अगर हम कहें कंसंट्रेशन, सांद्रता कितनी है, ठीक है, उसमें हम कह सकते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसमें आप कहते हैं जैसे संतृप्त विलयन क्या है, असंतृप्त विलयन क्या है, अति संतृप्त विलयन क्या है, वो इस कैटेगरी में आएगा। पार्टिकल साइज के बेस पर, पार्टिकल साइज के बेस पर क्या होगा? होमोजीनस, हेटेरोजीनस, कोलाइड, ठीक है। समांगी, विषमांगी और बीच की अवस्था कोलाइड। क्या बेस है उसका? पार्टिकल का साइज, उसके बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तीसरा क्या है आपका? नहीं, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। परासकण दाब के आधार पर भी विलयन होते हैं। कैसे? समपरासारी, अतिपरासारी, अल्परासारी, ठीक है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, इस टाइप के आपके सॉल्यूशन, तो वो भी इसके अंदर पढ़ने हैं। तो यहाँ पर अलग अलग बेस पर सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं उसको हमने देखना है। फिर उसके बाद आता है कंसंट्रेशन टर्म्स, जो 11th में भी आप पढ़ते हैं, मोलर, मोलरता, मोललता, मोलेंस, पीपीएम है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, नॉर्मलिटी, दीज आर कंसंट्रेशन टर्म्स। ये सारे कंसंट्रेशन टर्म है, सांद्रता के टर्म्स हैं, ठीक है। तो उसको भी हमने पढ़ना होता है यहाँ इस चैप्टर में। तो पहले हमने पढ़ा कि यार सॉल्यूट, सॉल्वेंट मिलाकर के सॉल्यूशन के टाइप क्या है, फिर थोड़ा कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है, फिर यहाँ पर आया कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, द्विंगी विलयन के बारे में थोड़ा सा, फिर अब आया सॉलिबिलिटी, विलेयता। अब किसी चीज को घोल रहे हैं तो कितना घुलेगा, कितना नहीं घुलेगा, विलेयता। तो विलेयता के बेस पर फिर हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? यहाँ पढ़ेंगे हम लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन में, लिक्विड में अब ये सॉलिड भी घुलता है, लिक्विड में गैस भी घुलती है, लिक्विड में लिक्विड भी घुलता है। तो उसके बेस पर हम यहाँ 3 टाइप के सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड गैस सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। उसमें आपका राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ, ये भी आएगा, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम बीच में आएगा। और फिर राउल्ट के नियम के बेस पर फिर आपके 2 टाइप के सॉल्यूशन पढ़ेंगे कि आइडियल, नॉन आइडियल, आदर्श विलयन क्या होते हैं, अनादर्श विलयन क्या होते हैं, ठीक है। तो इतने टाइप के सॉल्यूशन। फिर क्या पढ़ेंगे भाई? उसके बाद आगे क्या पढ़ेंगे? उसके बाद आता है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद जैसे आता है 4 टाइप की आती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हिंदी में इसको बोलते हैं अणु संख्य गुणधर्म, ठीक है, अणु संख्य गुणधर्म। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अभी मैं डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ थोड़ा बहुत कि हल्का इस चैप्टर में पढ़ना है क्या है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप की है। पहला है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षित उन्नयन। दूसरा क्या है? क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का उन्नयन, तीसरी प्रॉपर्टी। और चौथी ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना है? उसके बाद इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के आधार पर आपने निकालना है अणुभार, ठीक है, अणुभार निकालना है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलर मास। मोलर मास की कैलकुलेशन करेंगे न्यूमेरिकल के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वी कैन कैलकुलेट मोलर मास, ठीक है। मोलर मास निकालते हैं। अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, अणु संख्या, अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल में। तो कभी कभी सॉल्यूशन में पार्टिकल आपके टूटते हैं, जुड़ते हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होती है। तो क्या होता है? मोलर मास भी बदलता है। तो वो नॉर्मली जो आना चाहिए था वो नहीं आता है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपका असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान, ठीक है। असामान्य मोलर द्रव्यमान या एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास। और लास्ट टॉपिक जो आएगा, देखो, ठीक है, अब यहां तक आ गए हम कि भैया पहले सॉल्यूशन पढ़ना है, टाइप, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने हैं, फिर उसके बाद आपका विलेयता पढ़नी है, सॉल्युबिलिटी पढ़नी है, फिर उसके बाद आपका आइडियल नॉन आइडियल पढ़ना है, राउल्ट्स लॉ पढ़ना है, और उसके बाद आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, फिर मोलर मास की कैलकुलेशन पढ़नी है, एंड देन उसके बाद एब्नॉर्मल मोलर मास पढ़ना है, और लास्ट में जो आएगा आपका वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर आएगा कि वांट ऑफ फैक्टर की सहायता से हम एब्नॉर्मल मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इतना एक डिस्क्रिप्शन है जो हमने यहाँ
ठीक है? 12th के कोर्स में पढ़ना है, ठीक है? आज फिर इतना है, उसके बाद आगे अब इस चैप्टर को हमने डिटेल में बताऊँगा मैं आपको, ठीक है? थैंक यू स्टूडेंट्स। अरे यार! साला ये क्या है?